नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल प्रिंसिपल से संबंधित सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका आप चैनल पर देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे 3.3 यानी समानता के 3 आयाम से आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करें। इसके पहले का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है चैप्टर 3 का, क्लास 11 एनसीईआरटी। हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते थे, पर इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की जरूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचार को और विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया। समानता के इन 3 आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। राजनीतिक समानता की अगर हम बात करें, राजनीतिक समानता क्या है? लोकतांत्रिक समाज में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में सम्मिलित है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी अधिकार नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती हैं। इसलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं क्या है सामाजिक समता। किसकी बात करेंगे हम? सामाजिक समता की बात करते हैं। सामाजिक समता राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूहों और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बरकरार और बराबर और उचित मौका हो। इसके लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता के प्रभाव को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों की अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी जरूरी माना गया है। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान न हो, वहाँ में अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में समान अवसर के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीत रिवाजों से सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ एक गतिविधियों में उनके
शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचने वाली नीतियां बनाना और शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य यह भूमिका निभाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। आर्थिक समानता की बात करें, आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्न और निर्धनतम समूहों के बीच का अनुपातिक अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यह सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है। समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयास द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और यहाँ देखते हैं। देखिए हमने अभी जो है बात किया पेज नंबर 39 का। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं 40 पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, लेकिन समाज के लिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसे वे असमानताएं अधिक खतरनाक हैं जो पीढ़ियों से अनछुई रही हैं। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों में बेशुमार धन दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपयोग करते हैं तो समाज वर्गों में बंट जाता है। एक और वे जो पीढ़ियों से धन, विशेषाधिकार और सत्ता का उपयोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बन रहे हैं। कालक्रम में ऐसा वर्गभेद आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है। मार्क्सवाद और उदारवाद की अगर हम बात करें, मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने क्या दलील दी कि जो खाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्गों को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानून को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए जो है गलत खतरा साबित हो सकते हैं। मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानता सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की जरूरत है। यहाँ आप एक देख सकते हैं वाद विवाद संवाद लिखा है। महिलाओं की सेना में जो है लड़ाकू टुकड़ियों में जो है शामिल होने और
सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए। ये कब का है? ये पहले का एनसीईआरटी है। यहाँ पहले क्या था, सेना में जो महिलाएं हैं इनको बहुत कम ही पोस्ट के लिए अलाउ किया जाता था। तो ये बातें कही जा रही हैं। शिक्षा में असमानता की बात अगर करें यहाँ, तो यहाँ देख सकते हैं डाटा दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं शहरी भारत में उच्च शिक्षा में जातिगत समुदायों में असमानता यहाँ पर शो किया जा रहा है। प्रति 1000 लोगों में स्नातकों की संख्या, जैसे जाति समुदाय, अनुसूचित जात, मुस्लिम, हिंदू, जो है आय पिछड़ी जातियाँ, अन्य पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जात, ईसाई, इसके बाद ऐसे तमाम लिखा गया है। आप देख सकते हैं किसका क्या आंकड़ा यहाँ पर शो किया जा रहा है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं, आप पेज नंबर 41 पे आप पढ़ेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक आंकड़ा दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता। इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या है। चलिए शुरू करें। यहाँ एक आप फिगर देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता, यानी कि ये फिगर आप देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता के बारे में और खोज करें, हमारे देश में कौन कौन से समूह इसी प्रकार की असमानता के शिकार हैं। अमेरिका में इस असमानता को कम करने के लिए किस प्रकार की जो है नीतियां अपनाई गई, क्या उनके अनुभव से कुछ सीखा जा सकता है, क्या उन्होंने हमारे अनुभव से कुछ सीखा। तो चलिए समझते हैं पूरी प्रक्रिया को, क्या है पूरी बातें। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के लिए के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इसमें समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतः और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच स्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतः और खुली होगी, असमानता की खाइयां नहीं बनेंगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है। उदाहरण स्वरूप अपने देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि प्रवेश आप क्या देख सकते हैं, जबकि प्रवेश के लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। समय पर क्या होता है, समय पे जबकि प्रवेश के लिए अत्यधिक कड़ी जो है प्रतिस्पर्धा है। यहाँ देख सकते हैं आप, समय समय पर सरकार और अदालतों में शैक्षिक संस्थानों और प्रवेश की परीक्षाओं के नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया है, ताकि हर प्रत्याशी को स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारों का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों से उलट उदारवादी नहीं मानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यतः जुड़ी होती हैं। उनका मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3.4 को देखेंगे, हर समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। इस पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे कि हर समानता को बढ़ावा हम कैसे दें। अभी समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक वांछनीय तरीकों के बारे में
समाजवादियों और उदारवादियों के बीच के कुछ बुनियादी मतभेदों पर चर्चा की गई है, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है। आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होंगी। खास तौर से सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है। इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद लड़ा हुआ है। मतलब क्या है, जो भी हाल के वर्ष हैं इसमें क्या है, बहुत सारे जो है विवाद हुए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है व्यक्ति क्षमता, यहाँ अभी जो हमने तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में जो है बहस हो रही है। और आज भी यह कह रहे हैं विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होंगी। खास तौर से आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है। इस मुद्दे पर हाल के जो वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ है। ठीक, क्या हुआ, हाल के वर्षों में तमाम ऐसे डिस्प्यूट आए हुए हैं। इस विषय पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। औपचारिक संपन्नता की जो है इसकी बात करेंगे। औपचारिक संपन्नता की बात करते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं क्या है। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकारों की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता था। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों की शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट पेज की हम बात करें, फोर्टी 44 पे आते हैं हम लोग और पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि समाज की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध या विशेषाधिकार का अंत किया जाए। ऐसी समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध या विशेषाधिकार का अंत किया जाए। चूंकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसलिए यह जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्था का संरक्षण देना बंद करें। हमारे संविधान ने भी यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जात, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया है। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता क्या है, इसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसा कि हम देख चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकार का उपभोग कर सकें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों को सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग न्यायोचित होगी।
क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। इस तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को कॉल सेंटर में आते जाते समय विशेष सुरक्षा की ज़रूरत हो सकती है। इससे उनके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सकेगी। समानता की कटौती इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उस पेड़ पर चढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग लोग हैं, तो कुछ उसमें चढ़ ही नहीं पाएंगे, कुछ इजली चढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर बात समझाने की बात आपको प्रयास किया जा रहा है। किस तरह के विभेद अवसर तक समान पहुँच को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की नीतियां अपनाई हैं। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई है। अगले खंड में सकारात्मक कार्यवाही के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियों और उठाए गए कुछ मुद्दों की भी समझेंगे। सकारात्मक कार्यवाही। अब सकारात्मक कार्यवाही इसको समझते हैं। सकारात्मक कार्यवाही इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानता को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचयी दुष्प्रभाव को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती हैं। सकारात्मक कार्रवाई के लिए कई रूप हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती हैं। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण क्या होता है, वर्जना और अलगाव के कारण, एक मिनट जी, हाँ जी, तो कह रहे हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारी नीतियाँ ऐसी हैं कि जो है नीति अपनाई गई है। ऐसी नीतियाँ बहुत कुछ वाद विवाद और असहमति का केंद्र रही हैं। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं, उनमें यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए एक समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना गया है। इसके पीछे मानवता यह है कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उबरने में सक्षम बनाए और फिर वे अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों में विभेदकारी बर्ताव करने की कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा।
सकारात्मक विभेदीकरण खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इनका मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों को बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच जात या रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रहों और भी मजबूत कर रहे होते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशिष्टताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करते हैं। इस बहस की आप यहाँ देख सकते हैं। इस बहस की रोशनी में यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकार और राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का अवसर अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। जब कभी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो, तब वंचित समूहों के लोग आलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे हों, अपनी ज़रूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। दलित स्त्री या वर्जना और वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए। इन नीतियों से और उन्हें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिल सकेगा। तथ्य यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था, उससे बहुत कम किया गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानताएं चौंकाने वाली हैं। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि उन्हें अवसर मिल भी गया, तब उनके स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। खासकर अभिजात वर्गीय स्कूल की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। ये असमानताएं उनका पीछा नहीं छोड़ती और योग्यता बढ़ाने या नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाती रहती हैं। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरी साधनों का अभाव होता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की फीस में भी इतनी ज़्यादा होती है कि उनमें भी एक घेराबंदी जैसी हो जाती है। परिणामस्वरूप वे अधिक विशेषाधिकार और सुविधाओं वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती हैं। अधिकतर सिद्धांत आज इस बात को मानते हैं समाज समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके। वंचित कौन है, इसे परिभाषित कैसे किया जाए?
क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए या जाति व्यवस्था में पैदा हुए सामाजिक असमानताओं के आधार पर? सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है। अंततः आज हम जो भी नीतियां चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर रखना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पुनर्विचार आवश्यक होता है। चूँकि अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंगभेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। 19वीं सदी में स्त्रियों के समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों का उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। मतलब अगर वो कार्यस्थल पर जाएं तो क्या करें, उनको कार्यस्थल पर बालवाड़ी यानी कि उनके बच्चों की देखभाल की आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकताओं और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की व्यवस्था थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे ना तो गंभीर स्पर्धा में भाग ले सकेंगे और ना ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती है। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और यह जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है? यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष बर्ताव जरूरी है कि यह नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से भी पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकार का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचनाओं को जन्म ना दे, अथवा यह विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण ना बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा कुछ और नहीं है। ये प्रमुख बातें थी। आगे प्रश्नावली आप यहाँ देख सकते हैं, तमाम प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर देना है आपको। उसके बाद हमारा चैप्टर नेक्स्ट शुरू होगा, यानी चैप्टर नंबर 4। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रश्नावली को हम एक अलग सीरीज में कराएंगे। तब तक के लिए आप इसको एनसीईआरटी को आप पढ़िए। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक ओपन कर लीजिए और इस वीडियो को 1.5 या 1.25 जैसी भी आपकी सुविधा हो, या 2 पॉइंट करके स्पीड से आप सुने और एक तरफ बुक में मार्क करते जाएं। इससे आपका क्या होगा, बुक जल्दी रिवीजन हो जाएगा। या एक और आप बात कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे
और मास्टर प्लान पे बने रहेंगे। और यदि आपको ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल वीडियो लग रहा है या होगा, निश्चित रूप से होगा ही, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपने साथी एमपी यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाजत। एक नए रोचकपूर्ण वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।